अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है इसको रिवाइज़ करते हैं। हमने पिछले आर्टिकल में देखा कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स है कि जिनका रिज़ल्ट एक वेक्टर होता है और ये उन क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ होता है कि जिनका मल्टीपल तब मैक्सिमम आता है जब उनके दरमियान 90 डिग्री या राइट एंगल हो। तो आइए हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसको आज हम डिस्कस करेंगे वो है वेक्टर, यानी वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका यूनिट भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी है मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसा कि मैंने बताया, हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ ही उन क्वांटिटीज़ के लिए करते हैं, उन वेक्टर्स के लिए करते हैं, उन वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए करते हैं कि जो 90 डिग्री पर हमें मैक्सिमम आउटपुट देते हैं, जबकि वो क्वांटिटीज़, वो वेक्टर्स जो 0 डिग्री पर मैक्सिमम आउटपुट देते थे उनके दरमियान हम स्केलर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं और वो है मिनिमम एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। डेफिनेटली अगर दो वेक्टर्स के दरमियान 90 डिग्री हो और वो मैक्सिमम आउटपुट दें तो इसका अल्टीमेटली यही मतलब होता है कि वो 0 पर मिनिमम आउटपुट देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी डज नॉट एग्जिस्ट, यानी A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। आपको याद हो डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमने स्टडी किया था कि A डॉट B और B डॉट A इक्वल होते हैं, और मैंने बताया था ये इक्वल इसलिए होते हैं क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और मैग्नीट्यूड या वैल्यूज़ के अंदर मल्टीप्लाई करने में कोई चीज़ पहले या बाद में लिख ली जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर होता है, इसलिए कौन सा वेक्टर पहले लिखना है और कौन सा बाद में लिखना है इससे डायरेक्शन में फ़र्क आ जाएगा। इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। आइए इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर A है जबकि दूसरा वेक्टर B है। इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल थीटा है, तो मैं इनका A क्रॉस B फाइंड करता हूँ। तो इसका आपको पता है इसका आंसर आएगा AB साइन ऑफ थीटा n यूनिट वेक्टर, और इसका जो n यूनिट वेक्टर है यानी इसकी जो डायरेक्शन है उसे फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक ब्लू और एक रेड कलर में ये दो वेक्टर्स हैं। अगर मैंने इनको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए मल्टीप्लाई करना है तो डेफिनेटली मैं राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके इनकी डायरेक्शन, जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है वो फाइंड करूँगा। अब देखें ये A है और ये वेक्टर B है, तो मैं A को B से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं A को B से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए A क्रॉस B के लिए मुझे A की ओर अपना राइट हैंड रखना पड़ेगा और उसको मैं रोटेट करूँगा टुवर्ड्स द B वेक्टर, और जो मेरा थंब होगा ये मुझे डायरेक्शन देगा मेरे रिजल्टेंट की। अब देखिए, अब यहाँ पर रेड कलर में जो है ये A वेक्टर है, ब्लू कलर में जो है ये B वेक्टर है, और हमने फाइंड करना था A क्रॉस B यानी A क्रॉस B। तो A और B का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमने राइट हैंड थंब रूल को यूज़ किया और उससे हमें उसकी डायरेक्शन मिल गई और ये डायरेक्शन उसकी आई। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर है। हम इसको नॉर्मल भी कहते हैं क्योंकि ये देखें ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाक़े है, इसलिए हम इसको नॉर्मल भी कहते हैं। इस केस में हमने B क्रॉस A फाइंड करना है, यानी हम अपना राइट हैंड B वेक्टर पे रखेंगे और उसे कर्ल करेंगे A वेक्टर की तरफ, अपनी उंगलियों को कर्ल करेंगे A वेक्टर की तरफ, और जो थंब होगा राइट हैंड का वो हमें उसकी डायरेक्शन दे देगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए वही दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, जबकि ये दोनों एक प्लेन के अंदर मौजूद हैं। अब हमने B को A वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, यानी हमने B क्रॉस A फाइंड करना है, और उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे और अपने राइट हैंड को जो है B वेक्टर पे रखेंगे, जो यानी जो वेक्टर पहले आएगा उस पर हम अपना राइट हैंड रखेंगे और उसे उंगलियों को कर्ल करेंगे दूसरे वेक्टर की तरफ। तो यहाँ पर देखें ये मेरा राइट हैंड है, ये इसको मैंने ब्लू वेक्टर के ऊपर रखा
और अपनी उंगलियों को मैं इस तरफ कर्ल नहीं कर सकता, तो मुझे अपना हाथ जो है वो उल्टा करना पड़ेगा। है मेरा ये राइट हैंड ही, तो इसको मैं इस डायरेक्शन में रखूँगा और अपनी उंगलियों को रेड वेक्टर की तरफ कर्ल करूँगा। तो ये देखिए डाउनवर्ड जो है वो मेरा रिजल्टेंट आएगा, यानी मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जो कि इस प्लेन से स्पेस में चला जाएगा, यानी जो रिजल्टेंट होगा वो स्पेस में होगा और इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। तो इस सूरत में जो रिजल्टेंट आया था वो आपको पता है अपवर्ड आया था, तो उसको हमने ऐसे ड्रा कर लिया, और इस सूरत में जो रिजल्टेंट आया वो डाउनवर्ड है, तो इसको हम ऐसे ड्रा करेंगे। इसको हम A क्रॉस B भी कहते हैं, जबकि N यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। इसी तरीके से इसको हम B क्रॉस A कहते हैं, जबकि N यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। अब यहाँ पर आप गौर करें तो A क्रॉस B और B क्रॉस A की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, यानी A क्रॉस B की जो मैग्नीट्यूड है और B क्रॉस A की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। मैग्नीट्यूड्स की अगर बात करें वो इक्वल है, और वो है AB साइन थीटा। AB साइन थीटा दोनों में आ रहा है, तो AB साइन थीटा जो है वो इन दोनों की मैग्नीट्यूड है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो फ़र्क कहाँ पर आया? फ़र्क सिर्फ इनकी डायरेक्शन का आया। देखें A क्रॉस B की डायरेक्शन जो है वो आउट ऑफ द पेज है, तो B क्रॉस A की जो डायरेक्शन है वो इन ऑफ द पेज है। या यूँ कहें कि अगर A क्रॉस B की डायरेक्शन अपवर्ड है तो B क्रॉस A की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, यानी बिल्कुल डायरेक्शन जो है रिवर्स हो गई, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि दोनों का जो रिजल्टेंट है वो एक जैसा नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है। तो इसको हम एक और अंदाज से इस तरह लिख सकते हैं कि A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A, जबकि यहाँ पर हम माइनस लगा लें तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। और इसको हम तीन तरीक़ों से लिख सकते हैं। पहला तरीका जो हमने ये लिखा, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, और तीसरा तरीका ये है कि इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यानी A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड B क्रॉस A की मैग्नीट्यूड के इक्वल है, सिर्फ डायरेक्शन जो है वो रिवर्स है। अब हम पांचवी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की पांचवी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने स्केलर प्रोडक्ट के अंदर भी देखा था कि उसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सेम उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर भी होल्ड करती है, यानी A क्रॉस B प्लस C इज इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। डायरेक्शंस के होते हुए किस तरीके से ये दोनों इक्वल होंगे, इस चीज़ को हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल यानी कंसेप्चुअल पॉइंट्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट के अंदर स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये है कि अगर हमें थीटा एंगल फाइंड करना हो जो कि A और B वेक्टर के दरमियान है, जिनको हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसके ज़िमन में एक बात याद रखिएगा कि हमेशा हम जो एंगल लेते हैं थीटा, ये स्मॉलेस्ट एंगल लेना है। हम ये भी एंगल ले सकते थे, लेकिन ये एंगल बड़ा है, इसको हम नहीं लेंगे। हम A और B के दरमियान जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसको लेंगे, यानी हमेशा हम स्मॉलेस्ट एंगल को कंसिडर करेंगे। 6th प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अब एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला लिखने की ज़रूरत है। हमारा फार्मूला होता है A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा N यूनिट वेक्टर। अब देखें यहाँ पर हमने थीटा फाइंड करना है, तो AB इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा A क्रॉस B ओवर AB इज इक्वल टू साइन थीटा N यूनिट वेक्टर। अब क्योंकि थीटा जो है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसमें डायरेक्शन N यूनिट वेक्टर की अहमियत नहीं है, इसलिए हम इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड से डील करेंगे। तो इसलिए मैं दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड का साइन यूज़ करता हूँ, तो ये डायरेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ बन जाएगा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू A क्रॉस B ओवर AB मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। साइन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा हो गया साइन ऑफ इन्वर्स, साइन इन्वर्स ऑफ
ए यूनिट वेक्टर क्रॉस बी यूनिट वेक्टर। अब देखें वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, तो ए वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड इज ए यूनिट वेक्टर, बी वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड इज बी यूनिट वेक्टर। तो इस तरीके से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं जो दो वेक्टर्स के दरमियान मौजूद है जिनको हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। सातवीं प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। सातवीं प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो वेक्टर्स जिनको हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, जिनको हम वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं, अगर उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, यानी वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हों, तो उस सूरत में आंसर क्या आएगा। तो लेट्स सपोज ये वेक्टर ए और बी, यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर हैं और इनके दरमियान 90 डिग्री है, तो हम इसका जो रिजल्टेंट है वो फाइंड करते हैं। वो होगा ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर देखिए थीटा की जगह पे मैं 90 डिग्री पुट करूँगा और एन यूनिट वेक्टर साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, यानी साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पर शो करता है, इसलिए हम साइन 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1 लिखेंगे। तो ये आएगा ए बी और साइन 90 डिग्री की जगह पे 1 आ जाएगा। एन यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी एन यूनिट वेक्टर, जिनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है, अगर वो राइट एंगल पर हों तो उनका जो रिजल्टेंट है वो उन दोनों की मैग्नीट्यूड्स के मल्टीपल के इक्वल होगा और साथ उनकी डायरेक्शन आ जाएगी जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। अब हम आठवीं प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगर हमारे पास दोनों वेक्टर्स पैरेलल हों जिनके दरमियान हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो आपस में पैरेलल हों, यानी उनके दरमियान 0 डिग्री हो, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ पर देखेंगे इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। और आप देखें साइन 0 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो ए क्रॉस बी का जो आंसर हो गया वो 0 हो गया। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं और क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट एक वेक्टर होता है, इसलिए यहाँ पर 0 लिखना मुनासिब नहीं है। हम इसके ऊपर वेक्टर की डायरेक्शन लगाएंगे, यानी ये नल वेक्टर बन जाएगा। ये 0 नहीं है बल्कि नल वेक्टर है। अब हम 9th प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं कि अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हों, यानी उनके दरमियान एंगल जो है वो 180 डिग्री हो, तो उस सूरत में हमारे पास दो वेक्टर जो ए और बी हैं, इनका रिजल्टेंट किस तरह का होगा। तो यहाँ पर देखें, जब हम साइन 180 डिग्री पुट करेंगे तो ये बनेगा ए बी साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो भी 0 होती है, और वंस अगेन हम इसको 0 नहीं कहेंगे बल्कि नल वेक्टर कहेंगे। तो हमें पता चला कि अगर हम पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट नल वेक्टर आएगा। लेकिन अगर दो वेक्टर्स आपस में राइट एंगल पे होंगे तो वो मैक्सिमम आउटपुट देंगे हमें। और अब हम 10वीं प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जो कि है यूनिट वेक्टर्स से रेलिवेंट। अब हम आई, जे और के यूनिट वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट को देखेंगे कि इनके दरमियान अगर वेक्टर प्रोडक्ट की जाती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है। लेट्स सपोज ये आई, जे और के यूनिट वेक्टर्स हैं, यानी ये एक्स एक्सिस है, रेड कलर में वाई एक्सिस है और ब्लू कलर में जी एक्सिस है। तो आई, जे और के यूनिट वेक्टर्स के दरमियान आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों का आपस में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री का एंगल याद रखिएगा। अब हम देखते हैं 10वीं प्रॉपर्टी की तरफ कि अगर हम आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे या के क्रॉस के करते हैं, यानी किसी भी यूनिट वेक्टर को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो उसका आंसर क्या आता है। तो ये देखिए आई क्रॉस आई, हमारे पास इसका आंसर आएगा। देखें, हमने सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड लिखनी है। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, इस यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी 1 होगी। फिर हमने साइन ऑफ थीटा लिखना है और साथ एन यूनिट वेक्टर लगाना है। अब देखिए आई और आई दोनों सेम वेक्टर्स हैं, यानी सेम यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनके दरमियान जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम 0 डिग्री पुट करेंगे और आपको पता है कि साइन 0 डिग्री या साइन 180 डिग्री का आंसर 0 होता है। तो ये इसका आंसर जो है वो 0 हो जाएगा और इसको हम नल वेक्टर कहेंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा अगर 0 भी हो जाए तो नल होगा। अब हम
इसी तरीके से जे क्रॉस जे और के क्रॉस के को देखते हैं तो उनका आंसर भी नल वेक्टर ही होगा, क्योंकि ये दोनों सेम यूनिट वेक्टर्स हैं। आई आई भी सेम है, जे क्रॉस जे में भी जे दोनों सेम हैं और के क्रॉस के में भी दोनों सेम यूनिट वेक्टर्स हैं और उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री है, यानी वो आपस में पैरेलल हैं। और पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा नल वेक्टर होता है। अब हम 11वीं प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं और वो ये है कि अगर हम मुख्तलिफ यूनिट वेक्टर्स को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करवाएं तो फिर हमारा रिजल्टेंट कैसा होगा। तो देखिए, अगर हम आई क्रॉस जे फाइंड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है। पहले हम मैग्नीट्यूड्स लिखेंगे, फिर हम एंगल लिखेंगे और एंड पे एन यूनिट वेक्टर आएगा। आपने थोड़ी देर पहले देखा कि आई जे और के तीनों का म्यूचुअली जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, यानी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री साइन 90 डिग्री का आंसर 1 होता है, क्योंकि साइन 90 डिग्री पर जाकर अपनी मैक्सिमम आउटपुट देता है और वो 1 होती है। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे तो ये भी 1 बन जाएगा, ये तीनों 1 बन जाएंगे क्योंकि साइन 90 1 होता है। और एन यूनिट वेक्टर, अब बात होगी कि यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन फाइंड करने की। हमने अभी देखा था कि तीनों आपस में म्यूचुअली जो है वो परपेंडिकुलर हैं। लेट्स सपोज ये ब्लैक आई यूनिट वेक्टर है और जो ब्लू में है ये जे यूनिट वेक्टर है और इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो आई क्रॉस जे फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम आई के लॉन्ग अपना राइट हैंड रखेंगे और उसे जे की तरफ घुमा देंगे, यानी ब्लैक से ब्लू मार्कर की तरफ घुमाएंगे। तो जो हमारा थंब है ये हमें अपने रिजल्टेंट का डायरेक्शन देगा। अब आप देखते हैं कि जो रिजल्टेंट है हमारा वो इस वेक्टर के अलॉन्ग है, यानी यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग है। तो इसलिए हम यहाँ पर के लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा के। तो हम ये कह सकते हैं कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से अब हम दूसरा इसका केस देखते हैं जब हम जे क्रॉस के करते हैं, जे क्रॉस के। तो इसका भी सेम इसी तरीके से पहले हम इनके मैग्नीट्यूड्स लिखेंगे, दोनों की मैग्नीट्यूड 1 होगी क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। फिर हम इनका एंगल लिखेंगे, साइन 90 डिग्री होगा क्योंकि आई जे और के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, यानी एंगल 90 है और एंड पे एन यूनिट वेक्टर आएगा। अब साइन 90 डिग्री 1 होता है और एन यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए अब हमने जे को के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट करना है। आप जानते हैं कि जो ब्लैक कलर में है ये आई है, ब्लू कलर में जे यूनिट वेक्टर है और रेड कलर में के यूनिट वेक्टर है। अब हम जे को के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी ये जे है और ये के है। तो हम अपना राइट हैंड जो है वो जे के लॉन्ग रखेंगे, यानी ब्लू मार्कर के लॉन्ग रखेंगे, उंगलियों को रेड मार्कर की तरफ घुमाएंगे। तो जब हम अपनी उंगलियों को रेड मार्कर की तरफ घुमाया तो आप देखें जो अंगूठा है वो किसके लॉन्ग है, वो ब्लैक मार्कर के लॉन्ग है और ब्लैक मार्कर आई यूनिट वेक्टर था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आई, तो इसका आंसर आ गया आई यूनिट वेक्टर। तो हम कह सकते हैं जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के यूनिट वेक्टर। अब हम के क्रॉस आई को फाइंड करते हैं। सेम इसी तरीके से इसका भी हम पहले दोनों की मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर हम इनके दरमियान जो एंगल है वो लिखेंगे और एंड पे एन यूनिट वेक्टर लिखेंगे। और साइन 90 डिग्री 1 होता है और एन यूनिट वेक्टर अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से। देखिए यहाँ पर हम के को आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं जो ब्लैक है ये आई है, ब्लू में जे है और रेड में के यूनिट वेक्टर है। तो अब हम कर रहे हैं के को आई के साथ मल्टीप्लाई, यानी हम के क्रॉस आई फाइंड कर रहे हैं। अपने हाथ को के लॉन्ग रखना है और आई यूनिट वेक्टर की तरफ घुमाना है। तो ये देखिए मैंने रेड यानी के लॉन्ग अपने हाथ को रखा और ब्लैक मार्कर की तरफ इसको घुमा दिया। इसको इस तरीके से थोड़ा देख लें और इसको ब्लैक मार्कर की तरफ घुमाया तो मेरा जो थंब है वो आप देख सकते हैं कि वो ब्लू यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग है, यानी जे है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे जे यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब हुआ कि के क्रॉस आई जो है वो जे के इक्वल हो गया।
अब हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से देखते हैं। अभी तक हमने आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई को फाइंड किया था। अब हम जानते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होती। मतलब अगर हमने आई क्रॉस जे को फाइंड कर लिया है तो जे क्रॉस आई का हो सकता है आंसर इससे डिफरेंट हो। अगर हमने जे क्रॉस के को फाइंड कर लिया है तो के क्रॉस जे का आंसर इससे डिफरेंट होगा। नेक्स्ट केस है जे क्रॉस आई। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों की मैग्नीट्यूड 1 होगी क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, जबकि इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री ही होगा क्योंकि जे, के और आई तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अब हमने यहाँ पर इनकी डायरेक्शन देखनी है। हमने जे के लॉन्ग अपने हाथ को रखा और उसे आई की तरफ घुमाया तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो डाउनवर्ड आया, यानी के लॉन्ग हमारा रिजल्टेंट नहीं आया बल्कि उससे रिवर्स डायरेक्शन में आया, तो हम इसको माइनस के कह सकते हैं। तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो माइनस के है। इसी तरीके से जब हम जे क्रॉस के की बजाय के क्रॉस जे फाइंड करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट तब भी आई की बजाय माइनस आई आएगा। और सेम इसी तरीके से आगे चलें, जब हम के क्रॉस आई की बजाय आई क्रॉस के फाइंड करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट जे की बजाय माइनस जे आएगा। अब इसको याद रखने का एक आसान तरीका हम देख लेते हैं। तो इसके लिए एक नहायत सिंपल सी एक डायग्राम है कि ये एक सर्कल है, लेट्स सपोज ये एक सर्कल है और इसके अंदर हमने इस तरीके से आई, जे और के को रखा हुआ है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अगर तो हम इस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो प्लस में आएगा, और अगर हम इस डायरेक्शन के रिवर्स में जाएंगे तो हमारे आंसर नेगेटिव में आएंगे। ये देखिए, अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं तो हमारा आंसर के आ जाएगा जो कि प्लस में होगा। अगर हम जे क्रॉस के करते हैं तो हमारा आंसर आई आ जाएगा जो कि पॉजिटिव है। अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं तो हमारा आंसर के आ जाएगा जो कि पॉजिटिव है। इसी तरीके से अगर हम के क्रॉस आई करते हैं तो हमारा आंसर जे आ जाएगा जो कि पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन के रिवर्स जाने की कोशिश करेंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज की बजाय उसके उल्ट डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेंगे तो हमारे तमाम आंसर नेगेटिव आना शुरू हो जाएंगे। ये देखिएगा, अगर हम के क्रॉस जे करें यानी उल्ट डायरेक्शन में जाएं, के क्रॉस जे करें तो हमारा आंसर आई की बजाय माइनस आई आएगा। अगर हम जे क्रॉस आई करें यानी उल्ट डायरेक्शन में चलें, यानी इस डायरेक्शन में चलें, जे क्रॉस आई करें तो हमारा आंसर, क्योंकि देखें हम उल्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये माइनस के आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम के क्रॉस जे करें तो माइनस आई क्रॉस के करें माइनस जे, और जे क्रॉस आई करें तो माइनस के। प्रॉपर्टी नंबर 12 को देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और दोनों वेक्टर्स जो हैं यूनिट वेक्टर्स की टर्म में दिए गए हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, यानी ये आई, जे और के यूनिट वेक्टर्स की टर्म में दिया हुआ है। इसी तरीके से बी वेक्टर, बी हमारे पास आई, जे और के यूनिट वेक्टर की टर्म में गिवन है। तो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। तो अगर हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो फिर इसका किस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, या इसका कौन सा शॉर्टकट है जिससे हम इसका आसानी से और इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो उसका जवाब है कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का आसान तरीका डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का है। यहाँ पर देखें, ये एक 3/3 का डिटर्मिनेंट है जो कि हमने लिखा है। अब यहाँ पर देखें, पहले ए है बाद में बी है, तो ए क्रॉस बी, तो ये हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे आई, जे और के यूनिट वेक्टर्स, और जो वेक्टर पहले है उसकी वैल्यूज यहाँ पर लिखेंगे, मैग्नीट्यूड्स हैं ये ए एक्स, ए वाई, ए जी। इसी तरीके से जो दूसरा वेक्टर है उसको बाद में लिखेंगे। जबकि अगर हमने बी क्रॉस ए फाइंड करना हो तो फिर हम ऐसे लिखेंगे इसको, आई, जे, के, बी वेक्टर पहले है इसलिए बी की मैग्नीट्यूड्स पहले आएंगी, और ए वेक्टर बाद में है इसलिए ए की मैग्नीट्यूड्स जो हैं वो बाद में आएंगी। यानी जो वेक्टर पहले आएगा उसकी मैग्नीट्यूड भी ऊपर आएंगी और जो बाद में आएगा उसकी मैग्नीट्यूड्स नीचे आएंगी, जबकि सबसे ऊपर आई, जे और के यूनिट वेक्टर्स होंगे। अब हमने इस 3/3 के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है,
ये मैथ वाले बच्चे तो जानते होंगे, उन्होंने मैथ के अंदर स्टडी किया होगा, लेकिन जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए ये मुश्किल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, इसलिए मैं इसको 3/3 का डिटर्मिनेंट कह रहा हूँ। इसको कैसे सॉल्व करना है इसे हम तफसील से देखते हैं। यहाँ पर 2 डिटर्मिनेंट्स हैं, हम इनमें से किसी एक को सॉल्व कर लेंगे। लेट्स सपोज हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप प्लस लगा लें और उसके बाद यहाँ पर माइनस लगा लें और यहाँ पर प्लस लगा लें। अब सबसे पहले हम जो आई यूनिट वेक्टर है इसको अपने जहन के अंदर अंडरलाइन कर लेंगे। अपने जहन के अंदर इसके ऊपर एक दायरा लगा लेना है और ये करना है कि जो इसकी रो है उसको भी छोड़ देना है और जो इसका कॉलम है उसको भी छोड़ देना है। जो बाकी चीज़ें बचेंगी उनको 2/2 की डिटर्मिनेंट में लिख लेना है। सबसे पहले हम आई लिख लेंगे और 2/2 के डिटर्मिनेंट के अंदर AY AZ BY BZ को लिख लेंगे। इसी तरीके से अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब दूसरी स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, अब ये इससे अगली चीज़ है, यानी J जो है इसके ऊपर एक दायरा लगा लेना है जहन में, और जो इसकी रो होगी और जो इसका कॉलम होगा उन दोनों को छोड़ देना है और बाकी तमाम टर्म्स को एक डिटर्मिनेंट के अंदर लिख लेना है। अब ये देखें इस J की ये वाला कॉलम है और ये वाली रो है। सबसे पहले तो J लिख लें और उसके साथ एक 2/2 का डिटर्मिनेंट लिखेंगे। अब इसके अंदर ना तो ये वाली टर्म आएगी और ना ही ये टर्म आएगी, तो ये 1 2 3 4 टर्म्स बाकी बची। तो ये हो गई AX AZ BX BZ। इसी तरीके से थर्ड स्टेप के अंदर हम जो K यूनिट वेक्टर है इसकी कॉलम और इसके रो को छोड़ देंगे और जो बाकी बच गया उसको 2/2 के डिटर्मिनेंट के अंदर लिख लेंगे। तो सबसे पहले K यूनिट वेक्टर लिखें, इस प्लस को हम थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं और उसके साथ 2/2 का डिटर्मिनेंट लिखें। अब देखें इसके अंदर ये भी जाता रहेगा और ये भी जाता रहेगा, तो बाकी ये 4 टर्म्स बच जाएंगी। इनको हम लिख लेंगे AX AY BX और BY। अब यहाँ पर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब 2/2 का डिटर्मिनेंट जो है उसको सॉल्व करना आता है आपको, क्योंकि आप मैटर के अंदर ये स्टडी करके आए हैं। और इसका तरीका ये होता है कि डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में नेगेटिव का साइन आएगा। तो देखें सबसे पहले हम आई लिखेंगे और उसके साथ डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे AY BZ, दरमियान में माइनस आता है, और BY AZ। उसके बाद यहाँ पर ये वाला माइनस है तो ये माइनस हम यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद ये J आएगा और उसके साथ दोबारा हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे AX BZ और दरमियान में हमेशा माइनस आता है, AZ BX। उसके बाद यहाँ पर आप देखें प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे और उसके बाद जो थर्ड डिटर्मिनेंट है 2/2 का उसको भी सॉल्व करेंगे। और उसके लिए देखें यहाँ पर हम लगाएंगे K यूनिट वेक्टर और उसके साथ AX BY माइनस AY BX। इस तरीके से हमने डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास सिंपल टर्म्स आ गई हैं। अब इनको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो ये देखिए इक्वल की साइड पे A क्रॉस B चल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि A क्रॉस B इज इक्वल टू I इंटू AY BZ माइनस BY AZ प्लस उसके बाद सॉरी माइनस आएगा, यहाँ पर देखें ये माइनस है, माइनस J AX BZ माइनस AZ BX प्लस इसी तरीके से हमारे पास K है प्लस K इंटू AX BY माइनस AY BX। अब आप देख सकते हैं कि इसके रिजल्ट के अंदर भी आपको I J
और के नज़र आ रहे हैं, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट के नतीजे में वजूद में आई है। इसमें आप याद रखने के लिए एक बात इंतहाई अहम देखिएगा, आई के साथ जो टर्म है उसके अंदर आपको कहीं पे x नहीं मिलेगा। इसी तरीके से j जो कि y एक्सिस के अलॉन्ग होता है उसके साथ कोई भी टर्म y में नज़र नहीं आएगी। इसी तरीके से k के साथ, क्योंकि k z एक्सिस के अलॉन्ग होता है तो इसके साथ कोई भी z एक्सिस वाली टर्म आपको नज़र नहीं आएगी, यानी जो चीज़ बाहर है अंदर उससे बिल्कुल डिफरेंट हो। और दूसरी अहम बात जो याद रखने वाली है, अगर ay bz है तो साथ ही by az हो जाएगा, अगर ax bz है तो साथ ही az bx हो जाएगा, और अगर ax by है तो ay bx हो जाएगा। मतलब क्या कि अगर यहाँ पर x a के साथ है तो बाद में x b के साथ आ जाएगा, पहले y b के साथ है तो बाद में a के साथ आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखें, यहाँ पर a के साथ है y और b के साथ है z, बाद में देखें b के साथ है y और a के साथ है z, यानी चीज़ें जो हैं आपस में इंटरचेंज हो रही हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स की टर्म में दिए हों और उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमने फाइंड करना हो तो हमने देखा कि हम 3/3 का एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। और अब हम अपनी लास्ट प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं जो कि है प्रॉपर्टी नंबर 13, और वो नहायत सिंपल है। अगर दो वेक्टर्स जिनको आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं उनकी एक पैरेललोग्राम बनाई जाए, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, ये दो वेक्टर्स हैं और आपने इसकी मैग्नीट्यूड को अगर ज्योमेट्रिकली देखना हो तो आप एक पैरेललोग्राम बनाएंगे और उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो फाइंड करेंगे तो हमें a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि a क्रॉस b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा उसके इक्वल है। और ये पैरेललोग्राम कैसे वजूद में आई? ये उन्हीं दो वेक्टर्स जिनको हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे थे उनसे वजूद में आई। यहाँ पर हमने a के इक्वल इसको एक्सटेंड कर लिया, यहाँ पर हमने b के इक्वल एक्सटेंड कर लिया और पैरेललोग्राम बन गई। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने का तरीका वही है जो हम पहले लिख चुके हैं, i j k ax ay az bx by bz, और इस 3/3 के डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा, या यूँ कहें हमें मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b मिल जाएगी। यानी दो वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इस 3/3 के डिटर्मिनेंट से हमें मिलेगी। और इस 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको यहाँ पे तफसील के साथ समझा दिया है। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं वेक्टर प्रोडक्ट की या क्रॉस प्रोडक्ट की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंसेप्चुअल पॉइंट्स को स्टडी करेंगे जो कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट से रेलिवेंट होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।